सॉरी, मेरा नेट में थोड़ा प्रॉब्लम था, जिस वजह से क्लास में प्रॉपरली मेरी आवाज़ नहीं आ सकी आप लोगों को। जी, अब मुझे आप अपनी अटेंडेंस दें 4 मंथ सेशन में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अपने रोल नंबर के थ्रू। जी, रोल नंबर 22, 6, 13, 31। बाकी लोग 16, 14, 13, 11, 22। बाकी लोग भी शाबाश, ऐसे टाइम वेस्ट ना करें। 3, 13, 11। चलें जी। बाकी जो लोग कुछ लीव पे हैं तो अच्छा बच्चे, हमारी जो आज की क्लास है वो कल हमने जो मतलब क्लास ली थी वो इंग्लिश एसे के ऊपर क्लास थी। उसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एसे क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उसका मुझे रिस्पांस आया है बच्चों की तरफ से। मुझे मतलब बच्चों ने एसे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन मुझे आफ्टर द क्लास भी की है, और रिस्पॉन्ड भी काफ़ी अच्छा किया कि सर जी हमें काफ़ी हद तक चीज़ों क्लियर हुई हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आज की क्लास जो है वो आज आपकी एक ऐसी क्लास है जिसके ऊपर आपका जो 100 मार्क्स का इंग्लिश एसे होता है, जो 100 मार्क्स का इंग्लिश एसे होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कल की हमारी क्लास में मैंने आपको इंग्लिश एसे पढ़ाया था, टाइप्स पढ़ाई थी, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इसका स्ट्रक्चर एसे की क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इससे टॉपिक होगा वो आउटलाइंस के ऊपर होगा। चलें जी, इसी तरह फिर मैंने आपको एसे की टाइप्स पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऐसी कौन-कौन सी होती हैं। पहले आपको मैंने एक्सपोजिटरी, फैक्चुअल या प्रोबलेमेटिक एसे पढ़ाया, फिर मैंने आपको एग्जांपल दी। देन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एसे था, फिर इस हमारे पास आर्गुमेंटेटिव या लिटरेरी एसे था। देन हमारे पास नैरेटिव एसे था, ठीक है? फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स थे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा एसे लिखने के लिए हमारे पास कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो आज हमें जो हमारे नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें हमने पढ़ना है कि जी, आप लोगों को नज़र आ रहा है एक यहाँ पे एक पिक मैंने लगाई हुई है। पूरे एक ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें एक आर्गुमेंटेटिव या आर्गुमेंट्स या रीज़न्ड आर्गुमेंट्स के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो सकता है, या फिर आपका फैक्चुअल या प्रॉब्लमैटिक ऐसे हो सकता है, उसके ऊपर एक आपको मैंने पिक्चर आपको नज़र आ रही है। डेफ़िनिटली ये एक ऐसी पिक्चर है जिसके ऊपर जी, आपका जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप फ़ोकस करें जस्ट जो आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह लास्ट में आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें हमने एक अच्छा एसे होता है, इफ़ेक्टिव एसे होता है, उसके ऊपर हमने आपको डिपेंडेंट करने की कोशिश की हुई है कि सबसे पहले आपकी जो फ़ील्ड है, जो टॉपिक आपका जो आप चूज़ कर रहे होते हैं, वो आपने डिस्कस करना होता है, ठीक है? इसमें आपने जो चीज़ टॉपिक से बाद, क्योंकि टॉपिक सेलेक्ट करना एक बहुत ज़्यादा महारत है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जब प्रैक्टिकल करते हैं या फिर आप उसे बार-बार राइट करते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, डेफ़िनिटली आप तब ही जाके टॉपिक को हिट कर सकते हैं।
तो बच्चे इसमें सबसे पहले आपका जो 10 to 15 मार्क्स परसेंट जो होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। वो आपकी इंट्रोडक्शन से पहले भी आ सकती है, बिफोर द आउटलाइन। और अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की लास्ट 1 to 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपकी क्या हो सकती हैं, थीसिस स्टेटमेंट्स की हो सकती हैं। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डिपेंड करना होता है कि हमारे पास ऐसी की कौन सी टाइप है जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे देखें सबसे पहले कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, या फिर फैक्चुअल या प्रोबलेमेटिक ऐसे होता है, तो उसमें एक ही सीक्वेंस है हमारे पास। 10 to 15% हमारे इंट्रोडक्शन के लेके जाते हैं। उसके बाद बच्चे 80% जो हमारा कंटेंट होता है ना, जो हमारे एसे की लेंथ होती है बच्चे, वो हमारा बॉडी पैराग्राफ होता है, ठीक है। इसमें सेक्शन में मैंने आपको डिवाइड किया, आपके एसे को डिवाइड किया। जब हम एसे की मजीद क्लासेस की तरफ जाएंगे ना, इस सेशन को मजीद कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देन आपको मैं इस सेशन के अंदर जो मौजूद सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट इशू है फॉर एग्जांपल कोई फैक्चुअल ऐसे है, तो इसमें आपको कंटेंट और थ्योरी डिफाइन की हुई, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने बताना है, फिर आपने फर्स्ट इशू पैराग्राफ बताने इसके अंदर एनालिसिस आपकी होनी चाहिए, फिर एवेल्युएशन होनी चाहिए आपकी अपनी क्या है उस टॉपिक से रेलिवेंट, फिर सेकंड इशू, फिर उसके बाद फिर थर्ड इशू। उसके बाद बच्चे जो लास्ट चीज बताई है बेटा वो बेसिकली आपका कंक्लूजन होता है। अच्छा, ये होता तो 5 to 10% है, ये 10 to 15% है, लेकिन बच्चे ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो कि पूरा का पूरा ऐसे इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। और एक ऐसे को जो रुख दे रही होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है, और एक ऐसे को जो बुकलेट की तरह बंद कर रहा होता है वो आपका कंक्लूजन होता है। जब आपको बुक खोलने का और बुक बंद करने का तरीका आ जाएगा ना, तो बच्चे आपको यकीनन बुक पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे कि इस एस्से के अंदर हमने जो सेशन है हमारा एस्से का, इसके अंदर जो हमने फोकस करना है, वो बच्चे हमने फोकस करना है कि हमने इंट्रो कैसे लिखना है, हमने आउटलाइंस कैसे बनानी है, हमने अपने कंक्लूजन को कैसे ही कंक्लूड करना है, कौन से पार्टिकल्स को, कौन से जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने अपने एसे को कंक्लूड करना है। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ आवर इंग्लिश एसे सेशन। आपको पता है कि ये उस सेशन का हिस्सा है हमारा इंग्लिश एसे का क्लास, जो 4 मंथ का सेशन चल रहा है। अच्छा, एक और इशू मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा बच्चे, कि कुछ इशू आया मुझे कि आपको मैंने पहले दिन कहा था कि आपके ग्रुप के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हैं, तो मुझे ये नहीं होना चाहिए कि आप में से कोई बंदा किसी को कोई भी मैसेज किसी भी तरह का जितना भी जरूरी है वो आप किसी से करके पूछ रहे हैं, हाँ जी ग्रुप में क्या काम है, किस तरीके से सर ने क्या पढ़ाया, मुझे समझ नहीं आ रही आपका। बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपका चाहे जिस लेवल पे मर्जी आपने किसी से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। मैंने आपसे ये नहीं पूछना कि बच्चे आपने ये क्वेश्चन क्यों किया है, मैंने आपको आपका वही स्क्रीन शॉट सेंड करना है, उसके बाद आपको ग्रुप से रिमूव करना है। आपकी फीस जाए भाड़ में, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, हमें उन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी जिनको मैंने ऐड किया ग्रुप में, और हमें आप तमाम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, ठीक है। बच्चे आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। चलें जी, नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट्स की तरफ। व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट। उम्रें गुजर जाती हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखना नहीं आती, लोग बार बार हाँ जी इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या बनेगी। और जब आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखना आ जाए ना, समझ लेना आपको ऐसे लिखना आ गया। आसान सी बात है, आसान सी चीजें हैं, जस्ट आपके पास 10 से 12 वोकैबुलरी के अल्फाज हों, आपके पास 10 से 12 वोकैबुलरी के अल्फाज हों, आपके पास 4 से 5 सेंटेंसेस हों जिसको आप मर्ज करके एक सेंटेंस बना सकें। बेसिकली एक ही सेंटेंस पर मुश्तमिल आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, जो के पूरे ऐसे का मुंह बना रही होती है, जो के पूरे ऐसे को पढ़ने पर मजबूर कर रही होती है एग्जामिनर को, और जिसकी बुनियाद पे हम पास होते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम फेल होते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसा हिस्सा है आपके एसे के पेपर में। बेटा जो भी हैंड रेस कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा लेक्चर पहले सुन लें, आप बाद में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। आपसे मैं प्रॉपरली क्वेश्चनिंग करूंगा, जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर हम इसके बारे में डिस्कशन 100% करेंगे।
बच्चे थीसिस स्टेटमेंट क्या है? हमारा आज का लेक्चर है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। मैंने पहले बता दिया आपको, थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसा हिस्सा है आपके एस्से का जिसमें आपने पास होना है, जिसमें आपने फेल होना है। बात ठीक है, अच्छा इंट्रो हो, अच्छी आउटलाइन हो तो यकीनन, लेकिन बच्चे एग्जामिनर ने अगर थीसिस स्टेटमेंट का पॉइंट रखा है ना आपके एस्से के अंदर, तो उसने कुछ ना कुछ चीज आपके अंदर ढूंढने के लिए रखी है। वो चाहता है कि आप में से उसे कुछ चीज नजर आए। सपोज मैं आपको एक मतलब कि डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ, इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। एक यहाँ पे लिखा सब कुछ जो अंग्रेजी में आपके सामने लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो आपके सामने जितनी भी इंग्लिश लिखी हो वर्डिंग, मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, आपको उसका समराइज करके बता रहा हूँ ताकि आप उसको इजिली हिट कर सकें। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। थीसिस स्टेटमेंट, सपोज मैं एक इंसान है, वो क्या करता है कि आप एक स्टोरी सुना रहा होता है। वो स्टोरी किस तरीके से सुनाता है कि उसको, उसके पास कोई भी एक सीक्वेंस नहीं है, एक तरतीब नहीं है। वो पहले वाली बात आखिर में करता है, आखिर वाली बात सेंटर में करता है, सेंटर वाली बात आखिर में कर देता है और पहले कर, मतलब उसके पास एक सीक्वेंस नहीं है जिसके जरिए वो आपको अपनी बात को बता सके, डिफाइन कर सके। समझ आ गई? जब एक समझदार इंसान बात करता है ना डिस्कशन के हवाले से, तो वो उसको पता होता है कि मैंने बात कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड करनी है, उसको खत्म कहाँ पे करना है। इसी तरह जब एक अच्छा एस्पायरेंट सीएसएस का ऐसे लिख रहा होता है ना, उसे पता होता है कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट में कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, और इसके अंदर एक्यूरेसी कितनी रखनी है, इसके अंदर हमारी डिपेंडेंट कितना होना चाहिए, हमें अपने वर्ड्स को कैसे डिपेंडेंट रखना चाहिए, और हमारे पास जो ऊपर टॉपिक पूछा हुआ है ना, उस टॉपिक से रेलिवेंट हमने क्या चीज डिफाइन करनी है, ये बच्चे आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। हम इसको हम पढ़ते हैं, मैं फिर आपको एक दफा रिवाइज कर दूं बच्चे। थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसा आपका सेंटेंसेस का, एक सॉरी आपके वर्ड्स का एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि ये बात एग्जामिनर को समझाना चाह रहा होता है कि भाई हमें समझ आ गई है जो टॉपिक आपने दिया है, और इसके बारे में हम आगे डिफाइन करना चाह रहे हैं। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो बॉडी पैराग्राफ होगा ना, हमारा इंट्रो है और हमारा कंक्लूजन है, वो इस तरह होगा। तो एग्जामिनर समझ जाता है भाई इस बच्चे को समझ आ गई है, अब मैं इसका ऐसे करता हूँ चेक। जब वो ऐसे थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ के चेक करता है ना, उसका थिंकिंग अबाउट ऐसे और होती हैं। और जब वो थीसिस स्टेटमेंट उसको समझ ना आए, आप थीसिस स्टेटमेंट ही समझा ना सके, तो डेफिनेटली उसका उसने आपको जो ऐसे पढ़ना है, तो डेफिनेटली वो किस तरीके से पढ़ेगा आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। बच्चे मैं आपको इसको थोड़ा सा रीड करके बताता हूँ तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, हैव यू एवर नाउ, फाहद खान, आप बच्चे लास्ट लास्ट पे आपको टाइम दूंगा मैं, आप अपने मेरा नंबर लास्ट पे होगा, आप उससे जो है वो पर्सनली पूछ सकते हैं क्वेश्चन वहां से, मेरा लास्ट पे नंबर होगा, परेशान ना हो। आप मुझसे हर तरह का क्वेश्चन मेरे नंबर पे कर सकते हैं, आपको मैं वहां पे प्रॉपरली क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर करूंगा। एक मिनट मैं ना इनको, जी बोले मैरी, एक दफा इनसे डिस्कस कर ही नहीं क्या क्या चाह रहे हैं। जी जी बोले, आप आपने हैंड रेस किया। आई थिंक वो नहीं बोलना चाह रहे, तो ठीक है जी। नेक्स्ट हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट अच्छा है क्या है कि हैव यू एवर नाउन अ पर्सन हु वाज नॉट वेरी गुड एट टेलिंग स्टोरी, जो अपनी अच्छी स्टोरी नहीं बता सकता। यू probably had trouble following his train of thoughts as he jumped around from point to point, मतलब कभी इस पॉइंट पे जाता है कभी उस पॉइंट पे जाता है, मतलब कोई भी उसका सीक्वेंस ही नहीं है, पटरी नहीं है, वो एक तरतीब से नहीं चल रहा।
So either being too brief in places that needed further explanation or providing too many details on meaningless elements. मतलब वो ऐसे चीजों को डिस्क्राइब करता है जिनकी उसको जरूरत ही नहीं है, वो चीजें डिफाइन ही नहीं करता जो कि करनी चाहिए। अब ध्यान से, मतलब हमने ऐसे के अंदर वो चीज डिस्क्राइब करनी है जहां पे उसकी जरूरत है। अब सबसे बड़ा गुण ये है कि हम ढूंढे तो सही कि हमारे टॉपिक के अंदर जरूरत किस चीज को डिफाइन करने की है। ऐसा ही है ना? तो डेफिनेटली इस थीसिस स्टेटमेंट में हमने वो चीज ढूंढनी है कि हमने अपने पूरे एसे के अंदर, इंट्रो के अंदर, बॉडी के अंदर, कंक्लूजन के अंदर डिफाइन क्या करना है। ठीक है, बेसिकली हमारा ये पर्पस है। तो मतलब ये तमाम स्टोरी के अंदर ना जो आपको नजर आ रही है आपके पेज के ऊपर, इसके अंदर ये चीज है कि भाई एक बंदा है, उसे अपनी स्टोरी बतानी नहीं आती, वो चाहता है अपनी स्टोरी बताए, लेकिन उसका कभी पॉइंट यहाँ से वो क्लिक करता है, वो से ये पॉइंट क्लिक करता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसे। ठीक है, तो फिर वो अपनी स्टोरी बताने के लिए डिफरेंट जो है, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो कि एक सीक्वेंस से बताता है, तो डेफिनेटली उसकी स्टोरी हमें समझ भी आती है और उसके बारे में हम डेफिनेटली श्योर भी होते हैं। इसी तरह that is why writers need a thesis statement to provide to specific focus for their essay and to organize what they are about to discuss in the body. Just like a topic, sentence summarizes as a single paragraph. मतलब पूरे टॉपिक को हमने एक सिंगल पैराग्राफ में डिस्कस करना है। The thesis statement summarizes an entire essay. It tells the reader the point you want to make in your essay, while the essay itself supports that point. मतलब वो उस पॉइंट को डिस्कस कर रहा है, वो उस पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है जो कि एग्जामिनर ने हमसे डिमांड किया। अच्छा, इसके अंदर और बातें बड़ी डिस्कस की हैं, लेकिन हम नेक्स्ट हमारे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जी। एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट है, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा लास्ट पे थीसिस स्टेटमेंट की, फिर आपको मैं आपके ग्रुप के अंदर कुछ टॉपिक सेंड करूंगा, जो आपका 4 मंथ सेशन का ग्रुप चल रहा है, कि आपने उस टॉपिक के ऊपर अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करनी है। बच्चे ग्रामर मिस्टेक है, नो प्रॉब्लम, लिखना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं आता, नो प्रॉब्लम, एबीसी लिख के थीसिस स्टेटमेंट में सेंड करोगे ना, आपको चेक करके ये नहीं कहूंगा कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, आपको ये कहूंगा कि बच्चे नीड मोर एफर्ट्स। बच्चे ये बात याद रखिएगा, लेकिन इसमें ये है, बट बच्चे यही तो बात हमने सीखनी है ना पलवेश, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी बात सीखनी है, हमें कैसे पता चले कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है, वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा किस तरह पता चलेगा। स्पेसिफिक, हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट उसके अंदर स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक रहना है, जो चीज पूछी गई है बच्चे वो डिस्कस करनी है। ठीक है, पता नहीं बेटा, जस्ट आपको ब्लर नजर आ रही है, बाकी सबको क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक रहना है। A thesis statement must concentrate on a specific area. ये नहीं है कि पूछा आलू के बारे में जा रहा हो, बताएं आप भिंडी के बारे में, पूछा एजुकेशन के बारे में जा रहा हो, बताएं आप हेल्थ के बारे में। लेकिन अब मैं थोड़ा सा जनरल स्पेसिफिक जाता हूँ, पूछा एजुकेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में जा रहा हो, बताओ आप एजुकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स को, बात ध्यान से सुने, पूछा एजुकेशन की प्रॉब्लम्स की के बारे में पूछा जा रहा हो, लेकिन आप एजुकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मतलब ये सोशल मीडिया बन रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब इसके बारे में आप बता नहीं, आपने वो चीज बतानी है जो एग्जामिनर डिमांड करे। ठीक है, आपने वो चीज डिस्कस करनी है जो आपसे एग्जामिनर आपका चाह रहा है, तो आपने जस्ट स्पेसिफिक रहना है, कंसंट्रेट करना ऑन स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो बेटा ये याद रखिएगा कि आपने जो चीज जैसे स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहना है, और आपने कंसंट्रेट करना है किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, ये बच्चे बात याद रखनी है। ठीक है, पूछा आपको जो है ना कोविड-19 की प्रिकॉशंस के बारे में जा रहा है, आप कोविड-19 की हिस्ट्री ठोक दें, तो बच्चे वो तो गलत है ना। आपसे जो चीज डिमांड की जा रही है ना उसको आप एक सीक्वेंस से डिफाइन करें, वो थीसिस स्टेटमेंट हमें सिखाती है टॉपिक्स रेलेवेंट। एज यू मे रिकॉल द क्वेश्चंस of the thesis statement begins when choose a broad subject and then narrow down its parts until you pinpoint a specific aspects of that topic. For example, healthcare is a broad topic.
डेफिनेटली हेल्थ डिपार्टमेंट एक ब्रॉड टॉपिक है, बट प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट वुड फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ दैट टॉपिक। मतलब जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है ना, उसमें आपने पूरे हेल्थ केयर सेंटर को डिफाइन नहीं करना, उसमें आपने वो चीज बतानी है जो आपके टॉपिक में हेल्थ से बारे पूछी जा रही है। टॉपिक सच एन ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट हेल्थ केयर कवरेज, मतलब पूरी कवरेज नहीं दे देनी, जस्ट वो टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, नेक्स्ट हमारा है प्रेसेशन। प्रेसेशन जो है ना क्या है, एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी precise enough to allow for a coherent argument and to remain focused on the topic। वही बात कि हमें टॉपिक पे फोकस करना है, आगे पीछे वाली बातें नहीं करनी, हमने वो चीज बतानी है जो कि हमसे, मतलब एक क्लियरेंस होनी चाहिए आपकी थीसिस स्टेटमेंट में, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपको, आप क्लियर हो अपने टॉपिक से, आपके अंदर आर्ट करने की एबिलिटी हो। थर्ड इसका जो पॉइंट है बच्चे, a thesis statement must present a relevant and specific argument। a factual statement, factual का मतलब है problematic statement, problematic statement often is not considered arguable, मतलब उसके ऊपर तो हम आपको आर्गुमेंट नहीं दे सकते ना, लेकिन फिर भी आप उसको इस तरह डिफाइन करने की कोशिश करें। बी श्योर योर थीसिस स्टेटमेंट कंटेन अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैन बी सपोर्टेड विद एविडेंस। ये आपका नेक्स्ट, ये भी मतलब इतनी आपके अंदर एबिलिटी हो आर्ट करने की, क्लैरिटी हो, स्पेसिफिक रहना आपने, ये बच्चे आपके थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें हैं जिनकी हमें, आगे कुछ और पॉइंट्स भी है वो भी हम डिस्कस करते हैं जी। चलें जी, ability to demonstrate it for any claim that you make in your thesis, you must be able to provide reasons and examples for your opinion। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि बच्चे, ये नहीं है आपने एग्जाम्पल थीसिस स्टेटमेंट लगा देनी है, रीजंस बता देनी, बच्चे आपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कोई एक ऐसा वर्ड छोड़ देना है जो कि इसको डिटरमाइन करता हो, इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हो। मैं एक एक अल्फाज, एक एक लफ्ज आपसे कह रहा हूँ, एक एक लफ्ज माइंड में बिठाइएगा। जब मैंने थीसिस स्टेटमेंट के जो सैंपल्स दिए ना, उनके अंदर मैंने आपको बताना है कि ये बात मैंने यहाँ पे की थी, वो बात मैंने वहां पे की। आगे चले, you can rely on personal observation to do this। अब यहाँ आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन देते हैं इस हवाले से, इसके इसके बाद आवाज लो है, पता नहीं क्यों लो है जी। what the argument is backed by examples and details, ये आपका मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी होनी चाहिए। फिर आपके पास फोर्सफुलनेस होनी चाहिए। a thesis statement that is forceful show readers that you are in fact making an argument, मतलब आप अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं उसके बारे में, टॉपिक के बारे में। ये बेसिकली आपकी थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब थीसिस स्टेटमेंट आपका अपना व्यू होता है, आपकी अपना सेंटेंस होता है, कॉपी सेंटेंस नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं कहीं पाया जाता। आपने अपने व्यू से बता देना है, अपने अपने तरीका से बताना है, इस तरीके से सेंटेंस लिखना है कि उसको एग्जामिनर को बता दें कि भाई टॉपिक हम इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, हमारा असल मकसद टॉपिक को डिफाइन करने का ये है। आगे क्या है, द टोन इज असर्टिव एंड टेक्स अ स्टांस दैट अदर्स माइट अपोज। आगे क्या है, पांचवा छठा पॉइंट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए टॉपिक ये है, उसी तरीके से आप फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, इन एडिशन टू यूज फोर्सेस इन योर थीसिस स्टेटमेंट यू मस्ट आल्सो यूज कॉन्फिडेंस इन योर क्लेम। फ्रेजेस सच एज आई फील और आई बिलीव एक्चुअली वीकन द रीडर सेंस ऑफ योर कॉन्फिडेंस, because these phrases imply that you are the only person who feels the you feels the way you do। भाई ये लफ्ज नहीं लगाने, आई फील, आई बिलीव, ये लफ्ज है, क्योंकि कल्ले आप ही नहीं है इस टॉपिक को सोचने वाले, वो दुनिया पड़ी हुई है, आपने सारी दुनिया को अंडर एस्टिमेट करके चलना है। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या है, समझ आ गई ना। आई मतलब आपने फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं लगाना, ये बात याद रखिएगा। आई, वी, मतलब इस तरीके से नहीं, मजा नहीं आएगा फिर ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन अदर वर्ड्स योर स्टांस हैज इनसफिशिएंट बैकिंग
मतलब इस तरह आपका मतलब वो स्टांस है वो इनसफिशिएंट बैकिंग करता, कोई भी उसको वर्थ नहीं पाई जाती। टेकिंग एन authoritative stance on the matter pursues your reasons to have faith in your argument and often aligns to what you have to say। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं ये बेसिकली। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सैंपल थीसिस स्टेटमेंट क्या है कुछ, भाई मौजूद है आप लोग? अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हमने कुछ गेन करना है। जी जी, मौजूदगी शो करें, शाबाश। अब हमने कुछ गेन करना है। बड़ी बातें, हम पढ़ी लिखी बातें बड़ी पढ़ लेते हैं, बुक्स में पढ़ लेते हैं, फेसबुक पेजेस पे पढ़ी होती हैं, यूट्यूब पे पढ़ी होती हैं। अब जो हमने करना है ना, उस पे फोकस करें। हाँ जी, शाबाश। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आर बेटा, जो टॉपिक का क्वेश्चन मार्क हो, कोलोन हो, कोमास हो, इन्वर्टेड कोमास हो, फुल स्टॉप हो, उत्तर हर शाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके एसे के टॉपिक के अंदर पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल है। ये तो जब हम ऐसे करेंगे तब आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे भी पूछ रहा है, आर मॉडर्न वार्स नॉट होली वार्स? आर मॉडर्न वार्स नॉट होली वार्स? ध्यान से सुने, आर मॉडर्न वार्स और नो, भाई जो मौजूदा वार्स चल रही हैं, क्या ये होली वार्स हैं? ये वही वार्स हैं जो होती रही हैं पीछे, क्रिश्चियन की हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की मुसलमान लोग। अब भाई आजकल की वार डेफिनेटली होली वार्स नहीं रह गई। बेसिकली अमीर लड़ रहा है अपनी तजारत की वजह से, गरीबों को मार रहा है। तो आजकल की वार तो यही है ना हमारे कंसेप्ट के मुताबिक। हमने थीसिस स्टेटमेंट क्या लिखनी है? The ongoing military confrontations are not holy wars। हमने अपना आर्गुमेंट दे दिया। बेसिकली ये जो आप कैसे, ये भी है भी आर्गुमेंटेटिव है। The ongoing military confrontations are not holy wars, rather they are based on economic outcomes। भाई कितना कमा रहे हो, कितनी बातें, ये बात आपने वाज़ेह कर दी, आपका एग्जामिनर समझ गया, इस बंदे ने क्लिक कर लिया टॉपिक को, हिट कर दिया हमारे टॉपिक को। हाँ, इन ऑर्डर टू कोप विद देयर ग्रेव। अब आपने सिर्फ यही नहीं बता देना, फिर आपने बताना है इसकी वजूहात क्या है, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी रेमेडीज हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं इसको हल करने के लिए। ये बात भी आपने अपने ऐसे के अंदर बतानी है। The ongoing military confrontations are not holy wars, rather they are based on economic outcomes। बेसिकली ये होली वार्स नहीं है, आजकल की वार्स डिपेंड करती हैं कि आपकी इकोनॉमिक वर्थ कितनी है। इन ऑर्डर टू कोप, इनके साथ रिलेट कोप करने के लिए, लड़ने के लिए, विद देयर ग्रेव रिपरकशंस, पर्टिनेंट मेजर्स एट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल आर डायरेक्टली नीडेड। यहाँ पे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक सॉरी, ये ए एंड डी है, ठीक है जी, लास्ट वर्ड लिखा हुआ। मतलब इसको कोप करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए आपको डोमेस्टिक लेवल पे और आपको ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। ये बेटा आपकी थीसिस स्टेटमेंट। एक और सेंटेंस, चलें इसको हम ना थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। एक और थीसिस स्टेटमेंट, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। एक मिनट, प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान इन चेंजिंग रीजनल डायनेमिक्स। पहली बात तो इस टॉपिक को समझना मुश्किल है थोड़ा सा, कि भाई क्या चैलेंजेस हैं, फिर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान के इस बदलते हुए सिनेरियो में, इस बदलते हुए रीजनल डायनेमिक्स में। चाइना पाकिस्तान के साथ ज्यादा मजबूत रिलेशन बना रहा है और इंडिया और यूएस बना रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रही है, ईरान भी शियों की वजह से सऊदी अरेबिया से लड़ रहा है। हम किधर जाएं? हमारे माइंड में तो यही है ना, पाकिस्तान इस टोटल सिनेरियो में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है और इससे क्या प्रोस्पेक्ट्स कर सकता है इस बदलते हुए सिनेरियो में। डेफिनेटली
हमारे माइंड में क्वेश्चन तो आएगा, क्या आएगा कि भाई अगर चाइना के साथ गवाते हैं तो हम सी पैक से जाते हैं, यूएस के साथ गवाते हैं तो हम अपनी मिलिट्री जो एसेट्स हैं या फिर जो हमारी स्पोर्ट्स है, हमारी इंपोर्ट कम होती है। अगर हम अफगानिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करते हैं, कल को हमारे खिलाफ होंगे। ईरान के अंदर करेंगे तो हमारा नेबरिंग कंट्री है और इस्लामिक जो है काफी ज्यादा वॉर फेंकने वाला कंट्री है, नियर टू एटॉमिक बन जाएगा वो। अब हमारा क्या है आल्थो अगरचा पाकिस्तान इज confronting multiple challenges at the regional levels owing to various ongoing developments, yet these dilemmas can be overcome by exploiting multiple opportunities efficiently। भाई पूरी गली में दस्ती। और भाई इसका मैं क्या मैंने बताया कि यकीनन पाकिस्तान रीजनल डायनेमिक्स की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को फेस कर रहा है, लेकिन अगर इन बीमारियों को अच्छे तरीके से निपटा जाए ना तो ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, फायदे दे सकती हैं हमें। गल तो बड़ी स्वादी होगी, है ना? हाँ, इस तरीके से बेटा ये जो हम डिस्कस इसी तरह इसको जस्ट मैं आपको ना जस्ट सैंपल्स दिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको ना मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि हमने कौन सी वोकैबुलरी कहाँ पे, कौन सा वर्ड कहाँ पे, और इसमें हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन चैलेंज इन चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स में हमें बताना है भाई कि जो जो गिरदो नवा में हमारे नेबरिंग कंट्री में जो चेंजिंग्स आ रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हाँ, नुकसान तो हैं, लेकिन उन नुकसानात के जरिए अगर हम अच्छे तरीके से निपटे तो उन नुकसानात, उन चैलेंजेस को हम फायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा जी, ये डिटेल आप सुनने से पहले यकीनन काफी लोग भाग जाएंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन जब पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है यार लोग पैसा कमाते हैं 4 मंथ सेशन, 6 सब्जेक्ट्स, सीएसएस पीएमएस की प्रिपरेशन 5,000 रुपए में। बाकी आप खुद समझदार हैं, 200 रुपए एक सब्जेक्ट को पड़ता है एक महीने में। बात की बात है, आप समझे ना समझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 31 मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स, ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे कर सकते हैं। हमारा सेशन चल रहा है, सेशन में हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। हम ऐसे के सेशन को 15 ऐसे मैंने करवाने, आपको 15 ऐसे इसी तरह वर्ड बाय वर्ड किसी स्टेटमेंट बताना बनाना सिखानी है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हर चीज। तो कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, वो आप मेरे नंबर से कर सकते हैं।